नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज से एस डी यादव बुक, जो ये एस डी यादव न्यू बुक है, इस एस डी यादव न्यू बुक की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और पहली क्लास है आपकी औसत से। आज से औसत की पहली क्लास आपको मिलेगी और ये क्लासेस रेगुलर आपको मिलेंगी। इसके लिए अगर चाहोगे तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको रोजाना आपकी डेली कंटिन्यूअस ये क्लासेस मिलती रहे। कंप्लीट बुक सोल्व कराएंगे। देखिए, आइए पहले कुछ चैप्टर से चलते हैं। पहला चैप्टर हमने शुरू किया है औसत से। पहला क्वेश्चन दिया है आपको, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट, यानी मैं मान के चलूंगा कि बेसिक चीजें आपसे आती है। बाकी आप बिल्कुल निश्चिंत रहे कि आप चैप्टर पढ़ने के बाद चैप्टर से क्वेश्चन गलत करोगे कभी भी। और अगर आपने कंप्लीट बुक सीख ली तो फिर आप कभी भी मैथ का क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करोगे। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर ये सभी क्लासेस देखने पड़ेंगे, ये तो कंपलसरी है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैथ एक दिन में नहीं सीखा जाता, लेकिन एक दिन अवश्य सीख लोगे। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। ज्यादा समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे किसी भी दिन, केवल क्वेश्चंस और आंसर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो औसत के बारे में दो बातें जाननी होनी चाहिए। औसत में दो चीजें मिलेंगी, या तो नंबर मिलेंगे रैंडम, या नंबर मिलेंगे सीरीज में। रैंडम और सीरीज में, रैंडम का मतलब होगा कि भाई या तो नंबर मिलेंगे आपको बिखरे हुए, या नंबर मिलेंगे आपको सीरीज में। सीरीज में नंबर की अगर औसत निकालने जा रहे आसान है, रैंडम में अगर नंबर का औसत निकालने जा रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल है ये। यानी अगर रैंडम में नंबर निकाल ले तो उन्हें सभी को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद जितनी संख्या दिए हुए उनसे भाग करना पड़ेगा। और ये बेसिक बात है, मैंने इसीलिए पहले बोला कि ये लगभग आपसे आते होंगे, लेकिन हम यहाँ पे लेके चलेंगे बिल्कुल बेसिक से, जीरो से बच्चे को। अब एक बात समझेंगे, रैंडम नंबर होगा अगर मान लो 3, 9, 6, 5, 7, 4, इनका औसत बताओ, तो ये नंबर है रैंडम। तो रैंडम के लिए कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, रैंडम के लिए आपके लिए कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। तो रैंडम में आपको करना होगा, रैंडम में आपको केवल नंबर जोड़ देने होंगे और जितने जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं होंगी उनसे भाग लगाओगे। यानी इसी के लिए फॉर्मूला बना लोगे, कुल योग बटे कुल संख्या। कोई फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बराबर होगा आपका एवरेज, औसत। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसे रटोगे तो फिर तो परेशानी होगी। यानी जितनी संख्याएं दी हुई हैं उन सभी को जोड़ लो और जितनी बार दिए हुए उनसे भाग लगा दो, औसत मिलेगा। 3, 5, 7 ये जो भी दिया हुआ फॉर्मूले को भूल जाओ। योग का मतलब 4, 7, 11, 5, 16, 6, 22, 9, 31, 3, 34, 34 जोड़ के आया 1, 2, 3, 4, 5, 6। 34 को अगर 6 से भाग लगा दोगे तो औसत मिलेगा। और अगर कभी औसत मिलेगा, औसत में अगर संख्याओं से गुणा कर दोगे तो टोटल मिलेगा। अगर कुल संख्या का औसत में गुणा करेंगे तो ये लाइन इधर गुणा में मिलेगी, कुल योग, तो कुल टोटल मिलेगा। तो क्या मिलेगा? टोटल मिलेगा। अगर टोटल को क्या करोगे, टोटल को संख्याओं से भाग लगाओगे, औसत मिलेगा। और अगर औसत को संख्याओं से गुणा करोगे तो टोटल मिलेगा। ये बात याद रखनी। संख्या को तो औसत से गुणा करोगे तो टोटल मिलेगा, और टोटल को संख्याओं से भाग लगाओगे तो औसत मिलेगा। 4, 5, 10 क्वेश्चन बनाओगे, ये बच्चे सीख जाओगे, इसमें कोई ज्यादा झगड़ा है नहीं। एक होगा सीरीज। सीरीज का मतलब होगा, सीरीज में होगा कि भाई वो किसी भी केवल डिफरेंस समान हो, बस सीरीज में हो केवल डिफरेंस समान होगा, लिखे हुए कैसे भी हैं वो, उनके बीच कितना डिफरेंस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता डिफरेंस कितना है, केवल डिफरेंस समान हो। यहां से यहां तक घटाओ 100, यहां से यहां भी घटाओ 100, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 100 का अंतर है, तो डिफरेंस समान है। मतलब ये संख्या, इस प्रकार की संख्या सीरीज में है। तो दो प्रकार से मिलेंगे, रैंडम मिलेगा या सीरीज में मिलेगा। सीरीज वालों में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन, आप 2-3 सेकंड में बना लोगे। रैंडम में कुछ ज्यादा नहीं करना, जोड़ देना और जोड़ने के बाद संख्याओं से भाग लगा दो। अगर जोड़ने के बाद संख्याओं से भाग लगा दोगे औसत मिलेगा। लेकिन अगर सीरीज में दिए हुए तो डायरेक्ट बताओ
बीच वाली संख्या, डायरेक्ट बताओ बीच वाली संख्या क्या होगी? औसत। बीच वाली संख्या क्या होगी? औसत। तो रैंडम में सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद संख्याओं से भाग लगाओगे, औसत मिलेगा। लेकिन अगर सीरीज में मिलेगी संख्या, बीच वाली संख्या। अब सोचेंगे यहाँ बीच, अगर मान लो यहाँ पे क्या बीच है कि भाई अभी संख्या, तो यहाँ पे 5 और 7 के बीच जो भी संख्या पड़ेगी वही बीच की संख्या होगी। अब ना 5 बीच में है और ना 7 बीच में है, तो 5 और 7 के बीच में भी कोई है, दोनों को जोड़ के अद्धा कर दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने के बाद अद्धा कर दो, तो क्या मिलेगा? तभी भी औसत मिलेगा। लेकिन इनमें कोई सीरीज नहीं है, ये नंबर कैसे? रेंडमली। अगर बिखरे हुए नंबर है तो सभी को जोड़ो। औसत के बारे में हम कंप्लीट सीख चुके, बस ये समझेंगे। अब इसे अप्लाई करना, तो रैंडम नंबर है तो सभी को जोड़ो, जोड़ को कुल संख्याओं से भाग लगा दो, औसत मिलेगा। या फिर दूसरी सीरीज होगी, सीरीज में दूसरी तरीका क्या होगा? सीरीज में अगर दिए होंगे तो बीच वाली संख्या औसत होगी। अब आइए क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले देख लेना, ये क्वेश्चन दिया हुआ ये रैंडम है कि सीरीज में? 11 प्लेयर हैं, सभी ने औसतन 23 रन बनाए, औसत दिया हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, प्लेयर क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम रैंडम रन बना रही होगी कि सीरीज में रन बना रही होगी? तो क्रिकेट टीम है तो रैंडम रन बनाए होंगे, यानी रैंडम में केवल कुछ नहीं करना। 11 प्ले अब केवल सवाल अभी से शुरू हुआ तो 5-5 सेकंड में क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लोगे। तो 11 प्लेयर रहे थे, सभी ने 23 रन बनाए, मतलब कुल मिला के 11 तिया 33, 3 2 11 दूनी 22 और 3 25। पूरी टीम ने कितने रन बनाए? 253। पूरी टीम ने कितने रन बनाए? 253, क्योंकि यहाँ पे रैंडम रन बनाए। औसत है, और अभी तो औसत है, इससे कोई मतलब ही नहीं, औसत ही दिया हुआ। हम यहाँ से टोटल निकाल लेंगे, रैंडम से भी अगर सीरीज होते तब भी औसत निकालने के लिए गुणा ही करते। 11 प्लेयर ने प्रत्येक ने 23 रन बनाए, यानी औसत 23 है, तो कुल रन बनाए 253, जिसमें से पहले प्लेयर ने 113 रन बनाए। पहले प्लेयर ने कितने रन बनाए? 113। तो अगर 253 में से 253 बनाए सभी 11 ने मिलके, लेकिन उनमें से 113 एक प्लेयर ने सेंचुरी लगाई, तो बाकी सभी के हिस्से बनेंगे केवल 140 रन। कितने बनेंगे? 140। और अगर 140 को आप 10 से भाग लगा दो, क्योंकि टीम में कितने सदस्य हैं? 11, एक के रन तो निकाल दिए, तो एक सदस्य तो बाहर हुआ। जब एक सदस्य बाहर हुआ तो कितने बचे? 11 में से एक बाहर जाने के बाद 10, 10 के हिस्से में 140, और प्रत्येक को अगर टोटल को संख्याओं से भाग लगाओगे तो शेष मिलेगा औसत। शेष क्या मिलेगा? औसत। औसत लिखना था, शेष क्या मिलेगा? औसत। औसत कितना बनेगा? 14। यही क्या होगा आपका आंसर। कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो 9410663332 पे आप मुझे बता दें, या कोई और बुक हो या किसी और बुक के क्वेश्चंस हो जो आपको सोल्व कराने, तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहीं पे मिलेगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, लड़कों एवं लड़कियों की संख्या क्रम से, लड़कों एवं लड़कियों की संख्या क्रम से एक्स और वाई है, यानी लड़कों की संख्या है, लड़कों का नंबर है एक्स और लड़कियों का नंबर है वाई, जिनमें लड़कों की औसत उम्र है ए और लड़कियों की औसत उम्र है बी। ध्यान समझेंगे, लड़के एक्स हैं, लड़कियां वाई हैं, लड़कों की औसत उम्र ए है और लड़कियों की औसत उम्र बी है। अब अभी अभी हमने सीखा था कि संख्या में अगर औसत का मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या में अगर औसत का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल x गुणा ए बराबर मिलेगा एक्स ए। ये है सभी लड़कों की टोटल उम्र, ये क्या है? सभी लड़कों की टोटल उम्र। और y गुणा बी, y लड़कियां हैं, बी औसत उम्र है, y गुणा बी से मिलेगा सभी लड़कियों की औसत उम्र, y बी से मिलेगा सभी लड़कियों की औसत उम्र। इसके बाद ये दोनों को जोड़ने के बाद लड़कों की औसत उम्र ये है, लड़कों की टोटल उम्र एक्स ए है, लड़कियों की टोटल उम्र वाई बी है, दोनों की टोटल उम्र एक्स ए प्लस वाई बी है। तो यहाँ पे नंबर है नहीं, इसलिए आपको परेशानी नहीं हो रही। अगर आपसे दे देता 5 लड़के हैं, प्रत्येक की औसत उम्र है 6 साल, तो लड़कों की टोटल उम्र है 30, तो आप x गुणा 1 या ऐसे ही 5 गुणा 6 करते। ऐसे ही बोलता लड़कियों की औसत उम्र है 4 गुणा, चलो 4 गुणा
कुछ भी लिख दो लेकिन फिर भी संख्या घट जाए। चलो मैं 4 × 10, चलो लिख दिया 4 × 10। लड़के लड़कों की संख्या, लड़कों की औसत उम्र, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की औसत उम्र। 5 × 6 30, 4 × 10 40। लड़के और लड़कियों की कुल उम्र का योग 70, भाग लगाएंगे लड़के और लड़कियों की संख्या से, ये आया औसत। तो वहां पे संख्याएं थी इसलिए आपने लिख दिया। लेकिन x में a को जोड़ोगे या y में b को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ऐसी फैलने पड़ेगी, तो मैं जोड़ ही नहीं सकते, और जब जोड़ नहीं सकते तो ऐसे ही छोड़ देना। तो ये लड़कों की औसत उम्र टोटल उम्र है, ये लड़कियों की टोटल उम्र है, और x + y है लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल। x + y क्या है, लड़के और लड़कियों की टोटल संख्या, ठीक है ना। तो ये लड़कों की उम्र, ये लड़कियों की उम्र, ये टोटल उम्र दोनों की। तो आपसे पूछा सभी की औसत आयु, तो XA + YB / x + y, यही मिलेगा ऑप्शन में। ये आपको केवल ढूंढना होगा। x + y नीचे मिलेगा, ऊपर है ए ऑप्शन में। इस वाले में देखेंगे नीचे है, इस वाले में देख रहे हो नीचे है, और इस वाले में फिर से ऊपर है, यानी ए और डी बाहर हुए। अब यहाँ में देखो, क्योंकि आपको लगेगा सारे एक जैसे, यहाँ x के साथ b है, x के साथ b नहीं है, y के साथ b होना था। अब यहाँ में देखेंगे x के साथ a है, y के साथ b है, और x + y है। कल आपको ये ऐसे क्यों दिखाया, कल आपको ऐसे दे दे लिख के कि YB + XA / x + y, और आप ढूंढते फिर रहे कि वह बी तो पहले या वाई तो बाद में था। जोड़ने में अगर कोई 3 + 2 लिखेगा तभी भी 5 बना रहा होगा, और 2 + 3 लिखेगा तभी भी 5 बना रहा होगा। तो इसलिए ये पहले लिखे हुए बाद में लिखे हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। वाई पहले लिखा हुआ बाद में लिखा हुआ, केवल x के साथ a हो और y के साथ b हो और x के साथ प्लस के बाद y हो, बस। ये तीनों कहीं भी कैसे भी मिलेंगे, आगे पीछे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समय ज्यादा लगा, समय बहुत कम लगा लगेगा, जिससे कि बुक जल्दी से लगे कि सोल्व कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बुक है और जितना जल्दी हो सके सोल्व करेंगे, समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, और कोई बात तो करनी ही नहीं। यदि 7 5 13 x तथा 9 का औसत 10 है, संख्या कैसी है, रेंडम, रेंडम है, तो आपको केवल जोड़ लेना 7 + 5 12, 12 + 13 25, 25 + x और 25 + 9 34 + x। जोड़ लेगा कोई भी बच्चा, 7 5 12, 12 13 25, 25 + 9 34, संख्याएं बनी प्लस में x की वैल्यू होती तो निकल के आ जाती, तो x की वैल्यू है नहीं, तो 34 + x किसके बराबर है, इन संख्याओं के टोटल के बराबर है। 34 + x 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का टोटल है 34 + x। लेकिन हमें बताया गया था कि 5 संख्याएं अगर हैं और संख्याओं में अगर आप औसत से गुणा कर देंगे तो टोटल निकाल लेंगे। पहली लाइन में मैंने काफी जोर दे के बताया तुम्हें कि भाई औसत निकालना होगा तो कुल योग को संख्याओं से भाग लगाओ, औसत निकलेगा। लेकिन अगर टोटल निकालना होगा, औसत को संख्याओं से गुणा कर दो, टोटल निकलेगा। ये दो बातें याद रखेंगे, औसत के क्वेश्चन खुद ही बनेंगे। आपसे पूछने आएंगे, अब बन गए हम 50 बराबर हुआ 34 + x, ये बात आपको आराम से पता। तो x बराबर लिखेंगे 50 - 34 मतलब 16। 50 में से 34 घटा लोगे, बता देना कि 16 बनेगा x की वैल्यू। ऑप्शन कहीं पे है क्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कोई डाउट होगा तो क्लास के आराम से मुझे बता दें कि ये क्वेश्चन और अच्छे से बताना या डिटेल में बताना, ऐसे ही बता दिया जाएगा। क्लास अगर बोल लोगे तो लाइव भी चला दूंगा मैं। चलिए, ए बी सी का औसत 20 है, बी सी डी का औसत 25 है, यदि डी बराबर दिया होगा 30 तो ए का मान क्या होगा। इसने दिया आपसे ए बी सी, ए + बी + सी बराबर औसत 20 है, तो टोटल निकालने के लिए 3 से गुणा डायरेक्ट कर दो, क्योंकि संख्याएं 3 है, जितनी संख्या होंगी उससे गुणा करोगे तो टोटल मिलेगा 60। तो ए बी सी का टोटल आया 60, जबकि बी सी और डी का औसत दिया आपको 25, तो ये टोटल बनेगा 25 × 3 75। ध्यान समझेंगे, ए बी सी का टोटल कितना 60, बी सी डी का औसत टोटल कितना
75। अब एक बात बताओ, अगर ए और डी अलग अलग हैं, बी और सी तो कॉमन है, बी और सी क्या है, बी और सी है कॉमन, तो बी और सी कोई प्रभाव नहीं डालने के, होने ना होने से, बी के होने से और सी के होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। 60 से 75 होने के लिए कौन महत्वपूर्ण है, 60 से 75 होने के लिए ए और डी का योगदान है। 60 और 75 में ए और डी की हिस्सेदारी है कि ये 60 क्यों हुआ और ये 75 क्यों हुआ, बस ये बात ध्यान रखनी। तो इसका मतलब इससे एक बात समझो, ए छोटा है क्योंकि ए वाली वैल्यू छोटी है, डी बड़ा है क्योंकि डी वाली वैल्यू बड़ी है। तो एक बात समझेंगे, अगर ए छोटा है और डी बड़ा है तो अब ए और डी में डिफरेंस कितना, यहां से ये नहीं बता रहे अभी, आप इस लाइन से आप कुछ नहीं बता सकते, इस लाइन से केवल आप अभी ये बता सकोगे कि ए डी से 15 नंबर छोटा है या डी ए से 15 नंबर बड़ा है, एक ही बात है दोनों। ए डी से 15 नंबर छोटा है या डी ए से 15 नंबर बड़ा है, तो डी और ए में अंतर 15 नंबर का है। लेकिन अगली लाइन पढ़ोगे, यदि डी बराबर 30 है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यदि डी बराबर 30 है तो आपको पता ए 15 नंबर छोटा है, ए क्या है, ए डी से 15 अंक कम है या डी ए से 15 नंबर ज्यादा है। तो ए को निकालने के लिए 30 माइनस 15 अगर करेंगे तो कितना बनेगा, 15, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 15, तो ऑप्शन नंबर डी 15। तो ए 15 है और डी 30 दे दिया था, तो ए का मान बता, चलिए कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। रोज ये समझेंगे एक चैप्टर मतलब एक पेज, चैप्टर में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, एक पेज रोज एक क्लास में सोल्व कराऊंगा मैं पूरा पेज, आपको किसी क्वेश्चन में भी डाउट होगा आराम से देखें, या पूरी अगर आपने क्लास ली तो फिर मैथ के क्वेश्चन आपके कोई गलत नहीं कराना। 5 क्वेश्चन नंबर है, सभी एक अंक, 2 अंक तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। सभी एक अंक, 2 अंक तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। देखो लैंग्वेज में क्वेश्चन को बहुत ही ऐसा दिखा दी कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इसने बस इतना बढ़ा चढ़ा के बताया, सभी एक अंक, 2 अंक तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो सीधे सीधे अगर आपसे बोल दे कि 1 से 999 तक, 1 से स्टार्ट करो और जोड़ते चले जाओ, 2 3 4 5 6, 1 से 999 तक सभी संख्याओं का औसत बताओ, कभी भी यही बात थी। तो लैंग्वेज समझना जरूरी है। तो आपसे बोल रहा एक पहली संख्या सबसे छोटी और ये है 3 अंकों की सबसे बड़ी, इसके बाद 1000 मिलेगा जो कि होगा 4 अंक की है, तो 1 प्लस 999 बटे 2 और जो भी मिलेगा वही होगा औसत। 999 प्लस 1 1000 बटा 2 500, तो औसत कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, कितना ऑप्शन औसत बनेगा 500। तो 1 से 999 3 अंक की है, 3 1 से लगा के सभी को जोड़ दिया हमने, यहाँ पे आपको बैठ के जोड़ना नहीं, तो केवल कभी भी आपको औसत निकालना होगा तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2, लेकिन कब, जब संख्याएं सीरीज में होंगी। तो वही बातें याद करनी, या तो संख्या रेंडम होंगी या सीरीज में होगी। ये कौन से टाइप है, ये सीरीज वाली टाइप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आए, 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16,000 है, तो यदि उस ग्रुप में 20,000 मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए तो उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा। 19 सदस्य हैं, कितने मेंबर है ग्रुप में, 19 सदस्य जिनका औसत मासिक वेतन है 16,000, औसत मासिक वेतन 16,000 है। अब या तो 19 गुणे 16,000 प्लस 20,000 निकाल दो, या तो ये वाला रास्ता भाग कर दो। 19 सदस्य थे, एक सदस्य और आया और इसने कर दिए, अब सदस्य हुए 20, इन सभी को गुणा करके 20,000 जोड़ के 20 से भाग लगा दो, आपका आंसर मिलेगा यहां से। तो इस बार लेंदी थोड़ा सा लेंदी है, बाकी इतनी गुणा हम कर लेंगे। भाई क्या हुआ, या तो आप ऐसे करेंगे 19 गुणा 16,000 प्लस 20,000 बटा 20, संख्याएं कुछ और भी मिलेंगी कभी, आज तो ये संख्याएं आसान है, आप सोच रहे गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद जोड़ भी लेंगे, जोड़ने के बाद 20 से भाग भी कर लेंगे और आंसर भी निकाल लेंगे। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आप
अभी भी फंसेंगे और बाद में तो जरूर फंसेंगे। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे ये दिया हुआ इस वाले टाइप को क्रॉस कर देना कि ये नहीं करना मुझे। अब एक बात बताओ, सभी के हिस्से में कितने आए? 16,000। नया बंदा जो आया उसको कितने लेके आया? 20,000। यानी अगर वो भी 16,000 लेके आता, 20,000 में से, मैं केवल लिखने के लिए बता रहा कि 20,000 में से आप 16,000 मुझे लगेगा कि घटा लोगे, और अगर घटा लोगे तो क्या बचेगा आपके पास? 4,000। क्या बचेगा आपके पास? 4,000। ये 4,000 ज्यादा बचे ना, ये 4,000 ज्यादा बचे। औसत का मतलब ये सभी में बराबर बांट देना। कितने बंदों में बटेंगे 4,000 रुपए? आपको कुछ नहीं लिखना, ये लिखना है क्या? ये तो लिखना ही नहीं। 4,000 तो पता ही लगा कि भाई 4,000 ज्यादा है, और बस इतना कर देंगे। अगर ज्यादा भी चाहोगे तो 4,000 को 20 बंदों में डिवाइड लगा दोगे आराम से। 4,000 को अगर 20 बंदों में डिवाइड लगाओगे तो प्रत्येक के हिस्से में मिलेंगे 200। प्रत्येक के हिस्से में कितने मिलेंगे? 200, 200। और पहले प्रत्येक के हिस्से में कितने थे? 16,000। और 16,000 के बाद कितने और मिले? 200। तो आंसर क्या लगा के आना? 16,200। बाकी क्या करेंगे? 19 गुना 16,000 प्लस 20,000 भाग 20। कल ये संख्याएं और भी मुश्किल होंगी, तो जब ये मुश्किल होंगी तो क्वेश्चन और भी लेंदी होगा। आपको केवल करना कितने ज्यादा है? 4,000। कितने बटेंगे? 20 में। कितने बढ़े? 200। तो 16,000 में सीधे 200 लिखो, तो आंसर में लिख के दिखा दूं कि भाई आंसर लिख देंगे 16,000 प्लस 200 मतलब 16,200। ओके। इसलिए बोल रहा कि ये क्लास लेने के बाद मैथ के क्वेश्चन फिर गलत नहीं होंगे, दैट्स प्रॉमिस। देखिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3, मैं नाम लिख देता हूं इनके आपको दिए हुए समझने के लिए। 4 विद्यार्थी दिए हुए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अंतिम 3 विद्यार्थी की औसत आयु है 20। अंतिम 3 की औसत आयु 20 है, तो अगर टोटल निकाल दोगे तो 60 बनेगा। इसके बाद कह रहा तथा प्रथम 3 विद्यार्थी की औसत आयु है 21। प्रथम 3 की औसत आयु है 21, टोटल निकाल दोगे 63 बनेगा। लिख दो। यानी एक बात समझेंगे, जब भी ऐसा मिले एक ही लाइन को बार बार डिवाइड लगा रहा होगा, बार बार हिस्सा बढ़ रहा होगा, तो बीच वालों से कोई प्रभाव नहीं पड़ना, बीच वाले कुछ नहीं करेंगे बस। तो पहला और लास्ट वाला एक क्वेश्चन आया था पहले भी, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले और लास्ट वाले का जो डिफरेंस होगा वही उनके आंसर बनेंगे। यानी यहां से इस बार पहले वाली संख्या 63 है और अंतिम वाली संख्या 60 है। यानी इस बार पहला नंबर लास्ट वाले नंबर से 3 ज्यादा है। इस बार a माइनस डी को आप लिख सकते हो a माइनस डी इज इक्वल टू 3। a माइनस डी इज इक्वल टू 3। तो आप बता रहे हो ए डी से 3 ज्यादा है, यहाँ पे केवल यही बता पाओगे। लेकिन फिर ये बोलेगा यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु, यदि यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु कितने वर्ष है? 26 वर्ष। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है तो अंतिम विद्यार्थी की आयु बताओ। तो अंतिम वाला विद्यार्थी पहले वाले विद्यार्थी से 3 साल छोटा है, क्योंकि पहला विद्यार्थी अंतिम विद्यार्थी से 3 साल बड़ा है। और अगर पहले विद्यार्थी की आयु 26 साल है तो दूसरे वाले विद्यार्थी की आयु 3 साल कम होगी। कितनी होगी? 3 साल कम। तो दूसरे वाले विद्यार्थी की आयु तभी जाके 3 बचेंगे। पहला विद्यार्थी अगर 26 साल का, तो ये लिखना नहीं है कुछ भी, आपको केवल देख लेना 20 या 60, 21 या 63, 3 ज्यादा है तो 26 में से 3 घटाओ। और अगर होता अंतिम वाला 26 है तो पहले वाला 3 ज्यादा होता, पहले वाला अभी भी 3 ज्यादा है तभी बाद वाला 3 कम है। थोड़ा तेज तेज तो नहीं बोलता मैं, आदत ऐसी पड़ गई तेज ही बोलते रहना, आराम आराम से बोल लेंगे। अंतिम विद्यार्थी की औसत उम्र कितनी है? 23 साल। तो कुछ टाइम तक मेरी आवाज सुनोगे, आदत पड़ेगी, अब सुननी पड़ेगी ये आवाज, क्योंकि ये कंप्लीट बुक यहीं पे मिलेगी आपको। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के औसत का पता लगाएं। अब ये पे अभाज्य संख्याओं का आपको पता होना चाहिए, आपको 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्याएं याद रखनी चाहिए, कभी कभी पूछेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं। देखो
मैं आपको अभाज्य संख्याएं लिखा देता हूं जितनी होंगी। 1 से 100 तक अगर लिखने की कोशिश करेंगे, जहां तक लिखेंगे देखिए, सबसे छोटी अभाज्य 2, 3, आपको क्वेश्चन में बताना 20 और 50, लेकिन जब पता होगा तभी 20 और 50 के बीच बता पाओगे, आपको याद रखना होगा हमेशा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, अभी हमने कहां तक पढ़ा? 50 तक। अब 20 से अगर जाओगे तो अगर आपको पता होगा तो 20 से लिख लेंगे। 20 से कौन मिलेगा? 19 20 से छोटा है, 23 और 47। इससे आगे भी जाना चाहोगे, 47 के बाद मिलेगा आपको 53, 57, 59। इसके बाद आपको मिलेगा 59, फिर 61, फिर 67, फिर 71, फिर 73। याद नहीं, आपकी समझ कितनी अच्छी, अब समझ जाओ कौन संख्या कटेगा कौन नहीं कटेगा। बार बार बोलते रहोगे तो याद भी रहेंगे। 73 के बाद 79, 79, इसके बाद 83, इसके बाद 89 और इसके बाद सबसे आखिरी 97। तो आपको कम से कम 1 से 100 तक के सभी अभाज्य संख्याएं याद रखनी चाहिए। और आपसे पूछा 20 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं की औसत बता दूं, तो भाई 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 को इतना काम आप कर लेंगे कि जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 20 और 50 के बीच 7 अभाज्य संख्याएं हैं। जोड़ने के बाद 7 से भाग भी लगा लेंगे और आपका ये आंसर मिलेगा। टोटल करके 7 से डिवाइड कर देना, आंसर यही है। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं याद रखनी चाहिए। आजकल एसएससी जीडी में क्वेश्चन बने हैं, यहाँ से कोई रूल नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनना भी नहीं चाहिए, लेकिन अब वो बना रहा है यहाँ से। तो आपको इसके बारे में अब से पहले मैं बोल देता कि अभाज्य संख्याओं पे कोई रूल नहीं, तो कोई फॉलो नहीं करना, कोई क्वेश्चन नहीं मिलना। लेकिन अब देने लगा और दे रहा है तो इतना बड़ा काम नहीं है, हम इन्हें याद आसानी से कर लेंगे कल, क्योंकि केवल 20 से 50 का खेल नहीं है। कल आपसे बोल दे बताओ 60 से 80 के बीच, तो आप 60 से 80 में देखेंगे 61, 67, 71, 73, 79 के बीच का औसत बताओ, बता दो। 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79 डिवाइड बाई 5, कितना? 5। 1 से 100 तक का वो क्यों नहीं पूछ सकता? तुमसे पता थोड़ा समय, क्योंकि ये कैसी है? रैंडम संख्याएं हैं और हमने दो ही चीजें सीखी है, या रैंडम है या सीरीज में। सीरीज में वो 1 से 1000 तक पूछ लिया अभी थोड़ी देर पहले। सीरीज में उसने 1 से 1000 तक, मतलब 999 तक पूछ लिया, आपने 1 सेकंड में बता दिया, क्योंकि ये संख्या है सीरीज में। इनके पैटर्न का पता, इनके किसी पैटर्न का नहीं पता, इसलिए अगर वो 1 से 100 तक पूछेगा तो उससे वो खुद भी पता कि उसे पता है कि अब मैं बच्चे का 3 मिनट 4 मिनट लेने वाला हूँ। 3-4 में शायद बना भी नहीं पाने के, क्योंकि पहले लिखना, और या फिर अगर किसी ने पहले से रटा हुआ है कि कोई 1 से 100 तक रट के चला गया, उसके लिए तो अलग बात है, लेकिन वो भी पता कि इसीलिए वो रटने की बात ही नहीं डालता। वो बोल लेगा बताओ 1 से 70 तक बता दो, रटोगे क्या? रटोगे ना, रटने कोई बात है यहाँ पे, क्योंकि ये खुद ही सीरीज रैंडम है, रैंडम को कभी रटना चाहिए ही नहीं। चलिए, तो ये केवल सीरीज याद करनी, जो मिलेगा जो पूछेगा वहीं से उठा के बता देना हमें। चलिए, वेरी गुड। अगर आपको लगेगा कि क्लास लाइव होनी चाहिए तो लाइव भी हो सकती है, अगर आप सपोर्ट में आओगे तो। देखिए, 3 संख्याओं का औसत 112 है। 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 है। 3 संख्याओं का औसत 112 है। बुक आप सभी के पास होनी चाहिए, न्यू एसडी यादव, और उसमें से क्वेश्चन अपने पास से भी देख सकते हो। 3 संख्याओं का औसत 112 है, उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/13 गुना है, वह पहली संख्या है। दिया हुआ आपसे 3 संख्याओं का औसत 112 है, उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं का के योग का 3/13 गुना है। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमेशा आपको क्या करना होगा, 3 संख्याओं के नाम लिख लो, a प्लस बी प्लस सी, लिख लिया। 3 संख्याओं के नाम आसानी से लिख लेंगे, छोटा सा काम है। अब ये बोल रहा है आपसे अगर डायरेक्ट आंसर लगाना अभी सिखा रहा है 1 मिनट के बाद। तो सबसे पहले तो बेसिक समझेंगे। पहली संख्या अंतिम दो संख्याओं का 3/13 है,
तो अगर पहली 3 है तो अंतिम 2 13 है। यानी अगर इन तीनों संख्याओं का अनुपात निकाल लेंगे, अनुपातिक योग निकाल लेंगे, तो ये बनेगा 3 + 13 बराबर 16। और अगर तीनों संख्याओं का योग निकालने होंगे तो योग में दिया हुआ है 112 औसत है, अगर औसत में कुल संख्याओं से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल। तीनों संख्याओं का अनुपातिक योग कितना है 16, और तीनों संख्याओं का वास्तविक योग कितना है 336। एक यूनिट की वैल्यू कितनी बनी 21। 16 यूनिट में है संख्याएं, एक यूनिट के हिस्से में आया 21, एक यूनिट के हिस्से में कितना आया 21। तो पहले वाली संख्या के पास कितने यूनिट है 3 यूनिट, और एक यूनिट कितने में मिलेगा 21 में। यानी एक यूनिट अगर बोतल खरीदनी है ना, ब्लड ब्लड यूनिट चढ़ा दिया तो भाई एक यूनिट 21 रुपए का है, तो 3 बोतलें चाहिएगी तो कितने रुपए देने पड़ेंगे 63। तो 3 यूनिट किसकी वैल्यू होगी 63। तो पहले वाली संख्या क्या है 63। तो आइंदा से बस केवल ऐसे करना, पहले घर पे बैठ के कॉन्सेप्ट मजबूत करने, घर पे कॉन्सेप्ट मजबूत करने। तो 3 + 13 अगर 16 बना होगा, तो 16 अगर बना होगा तो 16 को अगर 336 से डायरेक्ट भाग लगा दोगे तो 21 × 3 करोगे, तो बस पेपर में कुछ हद तक इतना करना, और ये सब मिलेगा प्रैक्टिस के बाद। आप अगर ये सोच रहे कि मैं आया, मतलब आप आए और मॉक टेस्ट उठाए और मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दिए और हम मैथ इंप्रूव कर लेंगे, तो असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल। ये बात आज आप याद करके लिख लें कहीं भी, और 10 साल बाद मुझे बतावें कि मैंने केवल मॉक टेस्ट लगाए थे और मैंने सिलेक्शन ले लिया। तो कोई अपवाद होगा 1 लाख में एक, उसकी बातें छोड़ सकते हो, वैसे नहीं होगा क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से पढ़ के आया होगा पहले। तो आपको बेसिक अच्छा करना होगा, बेसिक अच्छा करने के लिए आपको कोई बुक 4 5 10 12 बार निकाल दो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू, मतलब बुक 2 3 बार निकाल दो पहले, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो धीरे धीरे वहां इंप्रूवमेंट होगा। प्रैक्टिस सेट में आपको गलतियां महसूस होंगी, जो गलतियां महसूस होंगी वो बुक से चैप्टर से सोल्व होंगी, अगली बार वो गलतियां नहीं मिलेंगी, और धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट आपको गलतियां बता रहा होगा और बुक आपकी गलतियां निकाल रही होगी, डिलीट कर रही होगी, इरेज कर रही होगी। चलिए, कोई समस्या होगी मुझे बता देंगे। 4 थैलों में से अंतिम 3 थैलों का औसत भार 18 किलो तथा प्रथम 3 थैलों का औसत भार 19 किलो है, यदि अंतिम थैले का भार 22 किलो है तो इस प्रकार का क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना। प्रथम 3 का 18 है ना, सॉरी अंतिम 3 का है, कोई बात नहीं, अंतिम 3 का 18 है, प्रथम को पहले लिख लेंगे, पहले प्रथम ही मिलेगा ना, 19 तिया 57। तो यहां से एक बात क्लियर होगी डायरेक्ट, पहले वाली संख्या ज्यादा बड़ी है लास्ट वाली संख्या से। अब बार बार ये नहीं लिखना a + b, अंतिम 3 में यानी 4 है वो, अंतिम 3 में ये आए और प्रथम 3 में ये आए, ये हमेशा कटेंगे। तो केवल आपको पता होना चाहिए पहले और लास्ट का डिफरेंस मिलेगा। लास्ट वाली संख्या अगर बड़ी है तो लास्ट वाला बड़ा है, और अगर पहले वाली बड़ी है तो पहला बड़ा है। पहला 57 है और आखिरी वाला 54 है, तो इनमें बड़ा कौन है, ए और डी में ए बड़ा है डी से 3 अंक बस। अगर ये संख्या बड़ी होगी तो डी बड़ा है, डी इज बिगर देन ए। तो अभी आपको ए का पता है, ए की यूनिट डी से ज्यादा है 3 नंबर। तो इसने बताया यदि अंतिम थैले का भार 22 है, अगर अंतिम थैले का भार 22 है तो प्रथम थैले का भार 3 यूनिट, मतलब 3 नंबर ज्यादा है ना, 22 + 3 कितना बनेगा 25। तो पहले वाली संख्या होगी 25, अंतिम वाली संख्या दे दी 22। तो ये चीज ध्यान रखनी, प्रथम 3 वाला नीचे दे दिया, तो इससे कोई मतलब नहीं को नीचे दे रहा ऊपर दे रहा, आपको समझना प्रथम वाली संख्या ज्यादा बड़ी है तो पहले वाले की वैल्यू भी बड़ी होगी, बस दैट्स इट। और भी ज्यादा देर तक बोल सकता हूँ मैं क्वेश्चन पे, लेकिन मुझे लगेगा कोई फायदा नहीं, मुझे कोई सुन नहीं रहा। क्लास में मुझे सुनते, मुझे बताते कि और देर तक बोलता, लेकिन अब अकेले में आपको ही लगेगा, आप 4 बार वीडियो देख लेंगे, कुछ को लगेगा कि बहुत ज्यादा बोल दिया, कुछ को लगेगा कि बहुत कम बोल रहा। तो यहाँ पे तो सुविधा है ना, कम बोल रहा होगा तो दोबारा देख लो, और जिनके लिए ज्यादा बोल रहा मैं ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहा कि कम से कम बोलूं। शिव शंकर, गोपेश और रीना का औसत वजन 97 किलो है, यदि शिव शंकर और गोपेश का औसत वजन 93 किलो है, गोपेश रीना का औसत वजन 82 किलो है, तो गोपेश का वजन कितना है।
देखिए लैंग्वेज के आधार पर क्वेश्चन को काफी बड़ा कर दिया गया, लेकिन कुछ नहीं है। अगर आप इन्हें नाम ए बी सी दे लेंगे तो ये लिखने में फायदा मिलेगा, लेकिन सभी के नाम के पहले अक्षर अलग अलग है, इसलिए आप ऐसे लिखें शिवशंकर एस, गोपेश जी और रीना आर। भाई अगर शिवशंकर गोपेश और रीना लिखेंगे तो फिर मंत्री पढ़ना पेपर में बैठ के। यहाँ पे भगवान को भी थोड़ा छोटा करके चल देंगे, जय हो किसी की भावनाओं के प्रति। देखिए शिवशंकर गोपेश और रीना, यानी आपको पेपर निकालना तो आपको अपने लॉजिक लेके चलने, किसी दूसरे के लॉजिक नहीं चलने। आप अब ये सोचिए कि भाई इन्हें कैसे सोल्व करना और हमें कम से कम क्या लिखें कि हमारा ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले हमें। तो शिवशंकर गोपेश और रीना का औसत वजन 97 है। 97 गुना अगर 3 करोगे तो ये बनेगा 291, क्योंकि आपको 97 गुना 3 नहीं करना, आपको पढ़ना 100 गुना 3, 300 और 3 3 9, 300 में से 9 कम 291। अगली बार इसने दिया यदि शिवशंकर और गोपेश। अब अगर खुद से सोचे शिवशंकर गोपेश लिखेंगे तो बस पूरा दिन यही लिखेंगे, इतना समय तो क्वेश्चन करने में भी नहीं लगेगा जितना इनका नाम लिखने में लगेगा। शिवशंकर और गोपेश का औसत वजन दिया आपको 93। पहली बार 3 व्यक्ति थे, अगर औसत में कुल संख्याओं से गुणा करोगे तो टोटल मिलेगा। तो संख्याएं 3 थी, 3 से गुणा किया, संख्याएं 2 है, 2 से गुणा करेंगे। 93 दूनी 186। तो यहां से घटाओगे, 3 में से 2 घटेंगे तो केवल कौन बचेगी, ये तीसरा नाम जो भी है, नाम अलग थे इसलिए हमें फायदा मिला। लेकिन अगर ऐसे थे शिवशंकर शिव गोपेश तो पता नहीं लगा एस से कौन सा एस कटा, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। रीजनिंग में ऐसी प्रॉब्लम मिलती है, तो यहाँ पे केवल मैथ है इसलिए रीजनिंग नहीं है। रीना के बारे में बताया गया 291 में से 186 अगर घटा देंगे तो रीना बहुत भारी भरकम है। रीना का वेट है 105 किलो। भाई शिवशंकर गोपेश और रीना अगर 291 किलो के, तो इसमें से शिवशंकर और अगर गोपेश को हटा दोगे तो ये 186 किलो निकाल दो तो बाकी 105 किलो बचा। तो 105 किलो किसका बचा, रीना का। और अगर रीना का वेट 105 किलो है तो आपको बताया गोपेश रीना का औसत वजन। अगली बार आपको दिया गोपेश और रीना का औसत वजन आपको दे दिया 82। 82 में अगर हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे क्योंकि औसत में संख्याओं से गुणा करेंगे। ये बातें मैंने पहले लाइन में बता दी थी, ये बात अगर आपने याद की तो क्वेश्चन आपके चुटकियों में बनेंगे और पूरा मैथ चुटकियों में बनेगा। 82 गुणा 2 164। गोपेश और रीना अगर 164 किलो के हैं, गोपेश और रीना कितने किलो के हैं, वेट कितना है 164 किलो, और रीना का वेट कितना है 105 किलो। अगर मैं इसमें से रीना का भार घटा दूं, इसका भार घटा दूं रीना का, तो ये जो भार बचेगा, ये जो वेट बचेगा किसका बचेगा, गोपेश का। किसका बचा, गोपेश का। और हमें निकालना किसका, गोपेश का। अगर हमें अब शिवशंकर का निकालना होता तो एक स्टेप और आगे बढ़ते, लेकिन अभी आपको बताया गया है कि भाई गोपेश का बताओ, तो आप गोपेश का बता दो आसानी से कि 59 kg। और यहां से कोई बोल देगा शिवशंकर का भी निकालना, तो रीना और गोपेश का तो पहले ही दिया था कितना 164। रीना और गोपेश का 164 दिया था। अगर आप 291 में से 164 घटा दोगे तो किसका बचेगा, शिवशंकर का। तो इतनी बातें, बस 2 बातें याद रखनी है। देखो किसी को ये डाउट नहीं लेना कि मेरे से तो मैथ बन नहीं रहा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सभी से मैथ बनेगा, लेकिन मैथ टाइम मांगता है, मैथ मांगता है भैया टाइम। अगर आपने इसे टाइम दिया तो ये आपको रिजल्ट देगा। ये स्टार्ट में 0 दिखेगा, लेकिन अगर आपने इसे स्टार्ट में समय दिया तो फिर ये आपको रिजल्ट देगा। थोड़े लंबे समय के बाद इसके रिजल्ट मिलेंगे, इसमें यही परेशानी है बच्चों के पास। जिसके पास पेशेंस है उसे ही मैथ से रिजल्ट मिलेंगे, तो आपको पेशेंस बनाना होगा। ए बी सी की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर, यदि ए एवं बी की औसत ऊंचाई 136 सेंटीमीटर है, तो बी एवं सी की औसत ऊंचाई 125 सेंटीमीटर, तो बी की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर है। यानी पिछले वाला क्वेश्चन है, और नाम छोटे किए, ये भी फायदा है आपके लिए। ए प्लस बी प्लस सी की औसत ऊंचाई है 148। टोटल निकाल दोगे तो 3 से गुणा करो, 150 दिया 450, और 450 में से 6 घटा दो, 450 में से 6 घटाओगे 450 में से 6 घटाओगे 444 बचेंगे। तो किसी को लगे कि मुझे गुणा करना हो, गुणा कर ले, कोई इश्यू है नहीं यहाँ पे। तो एबीसी की कुल ऊंचाई हुई 444 सेंटीमीटर। ए बी की आपको दे दी गई, ए और बी की ऊंचाई आपको दे दी औसत में कितनी, ए और बी की औसत ऊंचाई 136,
136 दूनी 272, नहीं बनेगा ना? कैलकुलेशन चेक करते रहेंगे। 4 में से 2 गई 2, 14 में 7 गई 7 और 3 में से 2 गया 1। यानी ए और बी कितने सेंटीमीटर के हैं? 272 सेंटीमीटर के। और 272 में से 444 में से घटाओगे 172 बचेगा। तो अब एक बात बताओ, आपने कौन घटाया? ए और ए, बी से बी, तो केवल जो बचा सी। और अगर सी बचा तो वैल्यू किसकी बचेगी? सी की ही बचेगी। सी की लंबाई आई 172 सेंटीमीटर। सी की लंबाई कितनी मिली आपको? 172 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें लंबाई निकालनी है किसकी? बी की। अब इसने कहा बी एवं सी की ऊंचाई 125 सेंटीमीटर है। बी एवं सी की ऊंचाई कितनी है? 125 सेंटीमीटर। तो अब थोड़ा यहां पे कर लेंगे, बी प्लस सी बराबर 125 औसत है, तो 2 से गुणा करो तो टोटल निकाल दोगे कि नहीं? 250। अब बताओ बी और सी की कुल लंबाई कितनी आई? 250। सी की कुल लंबाई कितनी है? 172। अगर मैं सी, बी और सी में से सी को घटा दूं तो कौन मिलेगा? डायरेक्ट बी। तो आपने बी सी में से सी को घटा दिया 172, तो कौन बचेगा? बी। 250 में से 172 घटाओगे, यहाँ पे लिख के घटा लो आप, तो ऐसे ही घटाओगे बच्चों के जैसे। तो आप 7200 तक कितने हैं? 28। 7200 तक कितने हैं? 28। तो 50 आ गए, 50 और 28 78, 78। बाकी जैसे घटाना आपकी मर्जी की बात है। धीरे धीरे अपने आप को प्रैक्टिस में लेके आना। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है स्कोर बढ़ाने के लिए, लेकिन मैथ सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है पेशेंस के लिए। यहाँ पे पेशेंस की जरूरत पड़ेगी आपको सबसे ज्यादा। कि ऐसा लगेगा काफी टाइम तक कि कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। जब इस संशय से बाहर निकलोगे कि नहीं, अगर आपने इसे 2 महीने दिए, आपको इसे 2 महीने देने पड़ेंगे। अगर आपने इसे 2 महीने दिए तो फिर ये आपको नंबर देगा, और अगर आपने इसे 2 महीने नहीं दिए तो फिर आप कितनी बार भटक ले, आपका कुछ नहीं होगा। इट्स रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 13, किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए, मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में औसतन 72 फल चढ़ाए गए, मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए? इस बार देखेंगे 75 फल रोजाना चढ़ाए गए थे, 75 फल 7 दिन। अगर ऐसे करोगे तो 75 गुणा 7 करें, और मंगलवार के दिन है -72, डिवाइड लगा लेंगे 6 से, शेष 6 दिनों में औसत 72। अच्छा, 72 गुणा 6, और बस ये जो बचा ये आया मंगल का। 75 गुणा 6 -72 गुणा 75 गुणा 7 सभी सप्ताह का है, -72 गुणा 6। एक रास्ता तो ये है, एक रास्ता ये है कि मंगलवार के दिन कितने चढ़ाए गए। एक बात बताओ, 6 दिन में 72 है, तो 7वें दिन भी 72 होंगे कि नहीं? औसत को मैं कुछ, अभी तो क्वेश्चन रैंडम मिले, रैंडम में कोई लॉजिक नहीं लगते। जब यही क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? जब यही क्वेश्चन लॉजिक वाले मिलेंगे, वहां पे आपको पता लगेगा कि लॉजिक कैसे लगानी। अब ये क्वेश्चन लॉजिक का है, ये रैंडम में नहीं लगाना कि भाई 75 गुणा 7 -72 गुणा 6 सभी करेंगे। तो हमने एक्स्ट्रा अलग से क्या पढ़ाया? एक्स्ट्रा ये सीखना आपको, अगर सभी के सभी दिन 7 के 7 दिन 72 मिलते तो औसत भी 72 होता। लेकिन भाई बस केवल आपको ये करना, बाकी 7 दिन में 3 ज्यादा चढ़े कि नहीं, क्योंकि औसतन 75 है। औसत कितना है? 75 7 दिनों का। तो 7 दिनों में 72 से 3 फल ज्यादा चढ़े हुए, तो 72 प्लस अगर 21 कर दोगे डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे। और ये क्वेश्चन अभी नहीं, थोड़े से क्वेश्चन बड़े होने दो, तब पता लगेगा क्वेश्चन डायरेक्ट सेकंड्स में कैसे सोल्व करानी। 72 प्लस 21 93, 7 2 9 2 1 3। तो कुल मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए होंगे? 93। कितने? 93, 93। देखिए 10 संख्याओं का औसत x है तथा उनमें से एक संख्या 38 है। यदि 38 को 19 से बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? 10 संख्याओं का औसत कितना है? x है। तो क्या दिया हुआ है? 10 संख्याओं का औसत x है तथा उनमें से एक संख्या 38 है। यदि 38 को 19 से बदल दिया जाए, तो बस केवल कुछ नहीं करना, औसत x है। अगर औसत होता नंबर में तो नंबर में लिखते,
औसत x है, x मान लो 100 है, 100 में से 2 घटाओ तो 100 माइनस 2 98। लेकिन यहाँ पे x में से अगर 2 3 1 5 7 कुछ भी घटाओगे तो भाई कुछ भी नहीं मिलना, तो माइनस अलग ही लिखा रहेगा क्योंकि ये तो इक्वेशन बनेगी। तो x माइनस 19 कम हुए कि नहीं, कितने कम हुए 19। पहला औसत कितना है x, आपने कितने निकाल लिए 19, क्योंकि आपने 38 को 19 से बदल दिया, तो 38 निकाल ले 19 डाल दिए तो कितने बढ़ेंगे, मतलब कितने कम होंगे 19 कम हुए। और ये 19 कम हुए पूरी सभी संख्याओं के औसत में, और औसत का एक ही रूल है, सभी में बराबर बटेंगे, यानी ये 19 सभी के हिस्से में, सभी 10 के हिस्से में बटेंगे। औसत का मतलब ही बराबर बांटना है। औसत में दो संख्याएं मिलेंगी रैंडम, रैंडम का मतलब होगा सभी को जोड़ के बराबर कर दो, या सीरीज में बीच वाली संख्या औसत होगी। ये है रैंडम। 19 में 19 सभी में बटेंगे, तो 19 सभी में कितनों में बटेंगे 10 में, तो सबके हिस्से में से कितने घटे 1.9। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे x माइनस 1/2, x में से आधा, अगर ये होता 20/10 तो 1/2 होता, x माइनस 1/19, x माइनस 19/10, x में से कितना कम हुआ, औसत में से कितना कम हुआ 19/10, तो यही क्या है x माइनस 19/9। डिफरेंस यहाँ से लगा रहा है 19 माइनस 10 9 19 अगर वगैरह वगैरह, केवल औसत में से 19 घटाओ, और 19 जो घटेंगे सभी 10 संख्याओं के हिस्से में बटेंगे, तो सभी 10 संख्याओं के अगर हिस्से में बटेंगे तो सभी 10 संख्याओं से भाग लगा दो। क्लास अच्छी लगेगी तो बता देना। यदि 31x प्लस 31y बराबर 403 है तो x तथा y का औसत क्या है। दिया हुआ है 31x को मैं अभी कॉमन ले लू, 31x प्लस 31y, 31 को कॉमन ले लिया, 31x प्लस 31y बराबर 403 है, तो x प्लस y बराबर कितना है 31 से भाग लगाओ, 31 ही कम 31 और 31 दिया 93, यानी x प्लस y बराबर होगा 13। x प्लस वाई बराबर कितना हुआ 13। तो x y प्लस वाई का औसत बताना, तो औसत बताने के लिए क्या है, औसत टोटल को संख्याओं से भाग लगा दो। संख्या कितनी है 2, टोटल कितना है 13, 13 को किससे भाग करेंगे 2 से, तो क्या मिलेगा औसत 6.5, क्या मिलेगा औसत 6.5, तो जहां 6.5 मिलेगा वही होगा आपका आंसर। यानी ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए अब बस ये क्लास रोज मिलेगी आपको, मैं बार बार तो नहीं बोलूंगा कि भाई आप सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी ये क्लास मिस नहीं होगी। आपकी कंप्लीट बुक, आपकी कंप्लीट न्यू बुक एचडी यादव, कंप्लीट एचडी यादव न्यू वाली जो नई बुक है, ये पूरी कंप्लीट सोल्व कराऊंगा मैं। और इसके बाद भी अगर आपको कोई अदर बुक लगती होगी कि ये बुक भी सोल्व कराओ, इसके बाद ही या इसके साथ ही मैं वो दूसरी बुक भी सोल्व कराऊंगा। बस आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट करें जिससे मुझे लगे कि मुझे पढ़ाना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू।